गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो है अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्क पावर एनर्जी के बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं वो सब इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आप सभी इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि फिजिक्स की वीडियोस यहाँ से कम्प्लीटली चेक करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपको क्लियर कराएंगे, ताकि आपकी और आपके दोस्त की ज्वाइनिंग एक साथ हो सके, आप एक साथ रह सकें। अपने साथ के लिए हमारे चैनल को शेयर करें। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वायर व्हेन इट स्ट्रेच्ड 0.01 मीटर with 100 न्यूटन फोर्स देन द लेंथ ऑफ वायर इज 10⁴ सेंटीमीटर। देखिएगा इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है और इसकी लेंथ है 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, इस वायर को हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच होने के बाद ये वायर इतनी लंबी होगी मान लिया, ठीक है ना। और ये जो लेंथ इंक्रीज हुई, ये लेंथ हमारे पास है 0.01 मीटर के इक्वल। अब हमने ये बताना है कि इस वायर को इतना जब खींच दिया हमने, तो इस टाइम पे इस वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर है वो कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ इंटू फोर्स इंटू में कितना हमने खींचा है, उसको खींच के कितनी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो लेंथ हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको अप्लाई करा तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू में फोर्स 100 और उसको हमने खींचा था 0.01 मीटर के लगभग। ठीक है, 0.01 मीटर को मैंने लिख दिया 1/100 मीटर। तो डेल्टा एल की जगह 1/100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2 जूल। यानी कि बी ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस विद ए फोर्स 1 न्यूटन। आपने एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जो कि 10 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी पार्टिकल की वो हमारे पास है हाफ mv² के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी पार्टिकल पे जो लगता है वो होता है हमारे पास mv²/r। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स 1 न्यूटन है, तो फोर्स की वैल्यू हमने 1 न्यूटन पुट कर दी यहाँ पे। थर्ड स्टेप के अंदर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन। रेडियस पार्टिकल जो पाथ है उसकी कितनी है 10, तो रेडियस 10 पुट कर दी इज इक्वल टू में mv²। तो mv² की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 10। काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ mv² है, तो mv² की वैल्यू इस पोर्शन से उठा करके इधर पुट करनी है। तो हमारे पास हो गया हाफ इंटू में 10, हाफ से 10 को कैंसिल करा, आंसर आ गया 5 जूल। आंसर आ गया 5 जूल, यानी कि डी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का ये राइट ऑप्शन है। थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मास नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट का और कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स इफ सेम मास विच आर ट्रेवलिंग विद 3v एंड 2v। दो ऐसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमने बतानी है जिनका मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है। पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3v है और दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2v है। कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, मान लिया पहले पार्टिकल की एनर्जी k1 है और k1 को कैलकुलेट करा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंग चले, ये हो गया हाफ, मास हो गया m और वेलोसिटी पहली ऑब्जेक्ट की 3v है तो 3v का स्क्वायर, हाफ इंटू m, 3v का स्क्वायर करा तो आ गया 9v²। ठीक है, इसको हमने लिख लिया हाफ m और v² को अलग से लिख दिया
और जो 9 है ना, 9 को अलग से लिख लिया, तो आंसर हमारे पास आ गया 9 इंटू हाफ mv²। ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। सेम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, तो क्या हाफ इंटू m, उसकी वेलोसिटी 2v है तो यहाँ पे 2v का स्क्वायर, ये हो गया हाफ m 2v का स्क्वायर करा तो आ गया 4v²। अब इस बार हाफ m और v स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, 4 जो था उसको अलग से लिख दिया, तो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई 4 इंटू हाफ mv²। अब पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आपने डिवाइड करना है दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से, हाफ mv² से हाफ mv² कैंसिल, आंसर हमारे पास बचा 9/4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया उनका दोनों काइनेटिक एनर्जी का 9/4, यानी कि 9:4। 4/9 आता तो उसको लिखते 4:9। ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg हुज काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल। ऑप्शन हमारे पास है 45 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड, 1.7 मीटर पर सेकेंड या 2.4 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी 1 जूल दे दी, मास दे दिया उसका 1 kg। अब आपने कैलकुलेट करनी है उसकी वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिएगा कलर चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1/2 एज इट इज, मास जो है उसका 1 kg इंटू में v²। ये जो 2 है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा तो 2 इज इक्वल टू में v², दोनों तरफ रूट ले दिया तो हमारे पास आ गई v की वैल्यू √2 के इक्वल, और √2 जो है उसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.4 मीटर पर सेकेंड। नहीं पता तो याद कर लीजिए, √2 की वैल्यू 1.4 और √3 की वैल्यू 1.7, ये दोनों वैल्यूज याद करके रखिएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल्स देयर masses आर सेम एंड प्लेस्ड एट h एंड 2h हाइट। दो ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पे रखा गया, दूसरी को 2h हाइट पे रखा गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करना है अगर दोनों का मास सेम हो, तो सेम तरीके से करेंगे जैसे काइनेटिक एनर्जी में करा था। पहली ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मान ली P1 इंटू mgh1। अब हाइट 1 कितनी है, h दे रखी है पहले पार्टिकल की हाइट, तो सेकंड स्टेप में कर दिया mgh इज इक्वल टू P1। दूसरे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी तो ये हमारे पास मान ली P2 इज इक्वल टू mgh2। h2 की वैल्यू है 2h के इक्वल, तो ये 2h पुट कर दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2 mgh। पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया दूसरी से, यानी P1 अपॉन में P2, यानी mgh अपॉन में 2 mgh, mgh से mgh कैंसिल, आंसर आ गया 1/2, यानी कि 1:2, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारे पास इस क्वेश्चन का है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आइए, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन 10 मीटर अपवर्ड and time taken is 15 seconds. If rate of doing work is 10 joule, rate of doing work is 10 joule per second, then find mass of object 15 kg, 16.3 kg, 20 kg या फिर 15.6 kg। तो कितना मास होगा, तो पावर जो है देखिए, पावर को लिखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क जहां भी लिखा है इसका मतलब है पावर, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम हमें कितना दे दिया, 100 जूल पर सेकंड दे दिया। आपने क्या करा, पावर की वैल्यू 100 लिख दी। mgh वर्क होता है तो m एज इट इज, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, अपॉन में टाइम टेकन 15 सेकेंड, 100 से 100 कैंसिल, तो मास की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 kg।
15 kg, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन वर्क्स ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर 20 मिनट ड्यू टू विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स 20 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री फॉर रेट ऑफ डूइंग, फाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको सही कीजिएगा, यहाँ पे आएगा फाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है वर्क अपॉन में टाइम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पावर फाइंड आउट करनी है वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और जिस तरफ फोर्स लग रहा था उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फोर्स 14 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। टाइम दे दिया 20 मिनट का। 20 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 20 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिख दिया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इनकी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? एफ एस कोस थीटा, एक कोस थीटा लगेगा उसके साथ। फोर्स की वैल्यू 40 पुट करी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 पुट करी, यहाँ पे कोस 30 अपॉन टाइम हो गया 20 मिनट थी, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक काम करिए 20 से 20 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 4/6 इंटू कोस 30 की वैल्यू पुट कर दी √3/2। अब क्या करा, इस 4 को कैंसिल करा 2 पे और 6 को कैंसिल करा 3 पे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3 अपॉन में 3। √3 की वैल्यू अभी बताई थी 1.7 अपॉन में 3। 1.7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 के लगभग आंसर आएगा, और अगर ये आंसर है तो 0.5 के सबसे नज़दीक की वैल्यू हमारे पास है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। पोटेंशियल ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड 3, एक मिनट रुकिएगा। A potential of a spring when stretched 3 meter, sorry s distance is 10 joule. Find energy to stretch it s distance more. यानी कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, उसको s डिस्टेंस जब हमने स्ट्रेच करा तो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आई। अब s डिस्टेंस और हमने उसको स्ट्रेच करना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। मान लिया पहले ये जो है ये स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन है बिना स्ट्रेच किए हुए, ये जो लाइन है ये x = 0 है। हमने एक बार इसको खींच दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये डिस्टेंस जो है ये s हो गया। ठीक है, और इस टाइम पे इसके अंदर 10 जूल की एनर्जी है। थर्ड स्टेप में क्या करा, इस स्प्रिंग को इस पॉइंट से भी आगे खींच दिया यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस s, इस पॉइंट के और इसके बीच में डिस्टेंस s। ठीक है ना, ये भी s डिस्टेंस, ये भी s डिस्टेंस। तो इस वाले डिस्टेंस के अंदर एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी हमने उसके अंदर अप्लाई करी, वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो ½ kx² के इक्वल है। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, इंटू ½ इंटू k, और डिस्टेंस की जगह क्या है s हमारे पास, तो s का स्क्वायर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k जो है इसकी वैल्यू आ गई 20 अपॉन में s²। इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा 10 से तो 20, s² को डिवाइड में लेकर गए 20 अपॉन s² = k। सेकंड में क्या करना है, जब आप देखिए इस पार्टिकल को s डिस्टेंस और खींचेंगे तो टोटल कितना खींचा, s तो पहले से खींचा हुआ था, s और खींच दिया तो जो टोटल डिस्टेंस आया वो आ गया 2s। ठीक है ना, तो हमने इस बार इसको 2s के लिए इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई ½ इंटू k इंटू 2s का स्क्वायर। ठीक है, 2s का स्क्वायर करा तो ये आ गया 4s², और k की वैल्यू 20 अपॉन s² पुट कर दी। s² से s² कैंसिल कर दिया,
ठीक भाई, इस 2 से 20 को कैंसिल करा 10 पे, और 10 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करी तो ये हमारे पास आ गया 40 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 40 जूल। हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ये निकाली इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक खींचने की, हमने निकालनी है सिर्फ आगे आगे वाले पोर्शन की। तो क्या करेंगे, टोटल में से इससे पहले के पोर्शन की एनर्जी माइनस कर देंगे, यानी 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 जूल, जो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Two particles of mass m and 4m are moving with same kinetic energy. Find ratio of linear momentum. दो पार्टिकल हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है। तो आपने क्या करना है, उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये रिलेशन पता हो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो p स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होगी। ठीक है, p यहाँ पे मोमेंटम, m मास, k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस 2m को हमने उस तरफ लेकर के गए तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2m इंटू में k। ठीक है भैया, पहले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो p1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, क्योंकि इसका मास m ही था पहले पार्टिकल का, तो सिर्फ m पुट करा तो ये आ गई। दूसरे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी तो p2 का स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मोमेंटम, p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4m इंटू में k। ठीक है भैया, ये हमारे पास आ गया 8m k। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना था, पहले वाले मोमेंटम को दूसरे वाले मोमेंटम से डिवाइड कर दिया तो 2m के अपॉन 4m के, m के से m के कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 पे, तो हमारे पास आ गया p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब हमने इस तरफ भी रूट कर दिया, इस तरफ भी रूट कर दिया, इस तरफ रूट करा तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा p1 अपॉन p2, और 1/4 का रूट आ गया 1/2, तो आंसर हमारे पास आ गया 1:2। दोनों मोमेंटम के बीच का रेशियो आ गया 1:2, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। फाइंड एनर्जी व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 माइक्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 1 माइक्रोग्राम के पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। देखिए ये क्वेश्चन है मास एनर्जी, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी मास एनर्जी कन्वर्जन, यानी मास को अगर आपने एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी में कितना मास कन्वर्ट होता है। इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, बहुत प्यारी इक्वेशन है, देखिएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इस इक्वेशन में E हमारे पास एनर्जी है, M मास है, और C जो है ये लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। ये बात भी याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब ये इक्वेशन क्या कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से मूव करा दें तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसी के लिए हमने देखिए 1 माइक्रोग्राम इन्होंने हमें मास दिया। 1 माइक्रोग्राम का मतलब समझिए, 1 माइक्रोग्राम में क्या होता है 1, आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6। ठीक है, माइक्रोग्राम का मतलब, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 10 टू पावर -6 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10 टू दी पावर -9 केजी। 1 माइक्रोग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे ये 10 टू दी पावर -9 केजी। ठीक है भैया, मास को हमने पुट कर दिया 10 टू दी पावर -9, यानी कि 1 अपॉन ये 1 के पीछे 9 0 गुणा C की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 10 टू पावर 8 उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करा तो 10 की पावर 16 अपॉन में 10 की पावर 9 चल रहा है 7 एज इट इज।
10⁻16 में से 10⁻⁻9 जो 9 है उसको माइनस करा तो हमारे पास आंसर आ गया 9 × 10⁻7 जूल। ये हमारा आंसर है, जो कि ए ऑप्शन जो हमारे पास है वो राइट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।